संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने घुसपैठ कर ली है और ये है उसका तरीका। एक्सेस ऑफ ट्रूथ में आपका फिर से स्वागत है। मैं एमिली श्रेडर हूँ और आज मैं आपको बता रही हूँ कि ये शासन किस तरह से अमेरिकी जमीन पर मौजूद संगठनों के एक जटिल नेटवर्क के जरिए अमेरिकी जनता को गुमराह कर रहा है। पिछले कई हफ्तों से इस शो में मैं दिखा रही हूँ कि मीडिया, सार्वजनिक हस्तियां, सेलिब्रिटी और एक्टिविस्ट्स बार बार वही रूपरेखा, वही तयशुदा बातें और वही विकृतियां दोहरा रहे हैं जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के हित में हैं, भले ही उन्हें इसका एहसास हो या ना हो। ये दशकों से चल रहे शासन के विशाल मनोवैज्ञानिक युद्ध और लंबी रणनीति का हिस्सा है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि वे ये सब अमेरिका में कैसे कर रहे हैं। अब ईरान में लोकतंत्र के लिए राष्ट्रीय संघ नफ्टी की नई रिपोर्ट में शासन की दीर्घकालिक रणनीति बताई गई है, जिसमें अमेरिका में स्थायी प्रभाव और जनमत नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। यह जासूसी पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि संस्थानों, धार्मिक केंद्रों, स्कूलों, गैर लाभकारी और सामुदायिक संगठनों के जरिए जो कानूनी तौर पर लगातार और पीढ़ियों तक काम करते हैं। इस नेटवर्क का केंद्र आलवी फाउंडेशन है, जो न्यूयॉर्क की गैर लाभकारी संस्था है और फिफ्थ एवेन्यू की 36 मंजिला इमारत की मालिक है। ये संपत्ति राजस्व उत्पन्न करती है और देश भर के दर्जनों संबद्ध संगठनों को फंड देती है। दस्तावेजों और रिपोर्ट के अनुसार ये फाउंडेशन इस्लामिक रिपब्लिक के निर्देश पर संचालित बताया गया है। इस फंडिंग से इसने ऐसा नेटवर्क बनाया है जो कई राज्यों और संस्थानों में फैला है और आने वाली अमेरिकी पीढ़ियों को भी गलत दिशा में ढाल रहा है। इस फाउंडेशन ने स्वीकार किया है कि उसने पूरे अमेरिका में 35 से ज्यादा संगठनों को समर्थन दिया है, जिसमें पोटोमेक का इस्लामिक एजुकेशन सेंटर भी शामिल है, जैसा नुफ्ती की रिपोर्ट में बताया गया है। मैरीलैंड में इसे इदारा-ए जाफरिया कहते हैं। ये वर्जीनिया, मिशिगन और टेक्सास जैसे राज्यों में मस्जिदों, स्कूलों व युवा कार्यक्रमों के नेटवर्क का हिस्सा भी है। और ये तो सिर्फ वही है जो सामने आया है, जिसके बारे में हमें पता है। ये मॉडल सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। इस शासन ने यूके में भी इसी तरह की फाउंडेशन और चैरिटेबल संरचनाएं अपनाई हैं। और ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में मैं भविष्य में और विस्तार से खुलासा करूंगी। यहाँ आप जो देख रहे हैं वो एक ऐसी रणनीति है जो अलग कानूनी व्यवस्थाओं के अनुसार बदलती है, लेकिन उद्देश्य वही है: 1969 की इस्लामी क्रांति को पश्चिम में फैलाना और खुमैनीवाद के मृत्यु संप्रदाय को भी पश्चिम में फैलाना। अब ये नुफ्ती रिपोर्ट शासन के दोहराए जा सकने वाले मॉडल को उजागर करती है, जो एक मुख्य संपत्ति से शुरू होता है, जिसे अक्सर अलवी जैसी संस्थाओं के माध्यम से वित्त पोषित या समर्थित किया जाता है, जो वित्तीय स्थिरता और एक स्थायी आधार प्रदान करती है। ऐसी धार्मिक नेतृत्व को स्थापित करें जिसे शासन द्वारा ईरान में प्रशिक्षित किया गया हो, जो फिर उस विचारधारा की दिशा तय करता है। और वहां से आप स्कूल, युवा कार्यक्रम और सामुदायिक संगठन बनाते हैं जो उस विचारधारा को रोजमर्रा की जिंदगी और पश्चिम की अगली पीढ़ियों तक फैलाते हैं। सिर्फ धार्मिक अभ्यास ही नहीं, बल्कि शिक्षा, सामाजिक नेटवर्क, सांस्कृतिक गतिविधियां भी। आप इस मॉडल को वॉशिंगटन डीसी क्षेत्र में साफ देख सकते हैं, जिसे रिपोर्ट ने मूल परीक्षण मामला बताया है। 1981 में प्रो खोमैनी कार्यकर्ताओं ने वॉशिंगटन के इस्लामिक सेंटर पर कब्जा करने की असफल कोशिश की। इसके बाद उन्होंने रणनीति बदल ली। सीधे कब्जा करने के बजाय नेटवर्क ने अपने नियंत्रित समानांतर संस्थान बनाने और उन्हें समय के साथ फैलाने पर ध्यान दिया। वहां से ये फैलता गया। अमेरिकी कैंपसों में मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन का फारसी समूह एक अहम केंद्र बना। FBI के आकलन और सेनेट में गवाही के अनुसार ये समूह इस्लामिक रिपब्लिक का विस्तार बनकर कैंपस संगठन की आड़ में असंतुष्टों पर नजर रखता, प्रचार फैलाता और शासन समर्थक विचारधारा वाले कार्यक्रम आयोजित करता है। ये बहुत मिलते जुलते तरीके हैं जो हमने मुस्लिम ब्रदरहुड से खासकर अमेरिका के कैंपसों में देखे हैं। ये नेटवर्क 1980 के दशक से सक्रिय है, जिसमें वार्षिक सम्मेलन, विरोध प्रदर्शन के लिए छात्रों की संगठित परिवहन व्यवस्था और इस्लामिक शासन से जुड़े अधिकारियों तक सीधी पहुंच शामिल है। अब FBI की गवाही में भी इस नेटवर्क को इस्लामिक रिपब्लिक के मुख्य तरीकों में से एक बताया गया है। ये नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर खुफिया और तकनीकी सहायता के लिए इस्लामिक शासन की मुख्य निर्भरता है, जिसमें असंतुष्टों की निगरानी करना और अमेरिकी धरती पर शासन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना शामिल है, चाहे वे कुछ भी हों। अब शासन का ये तरीका कैंपसों से समुदायों तक फैलती है। उदाहरण के लिए मैरीलैंड लें।
मैरीलैंड में पोटोमैक स्थित इस्लामिक एजुकेशन सेंटर की स्थापना अलावी फाउंडेशन के सहयोग से हुई थी, जिसमें उसी परिसर में एक मस्जिद और केजी से 12वीं तक का पूर्णकालिक स्कूल शामिल था। ये संरचना खुमैनीवादी विचारधारा को रोजाना कक्षाओं, साथियों के नेटवर्क और युवाओं के कार्यक्रमों के जरिए मजबूत करती है, न कि सिर्फ धार्मिक सेवाओं से। इस केंद्र और स्कूल को अलावी फाउंडेशन से कम 3.6 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली थी। यही वो चीज है जो इस्लामिक रिपब्लिक के इस मॉडल को बड़े स्तर पर फैलने और समय के साथ खुद को बनाए रखने की अनुमति देती है। अब वर्जीनिया में ये नेटवर्क अबू फजल नाहिदियन जैसी हस्तियों से भी जुड़ा है, जो दशकों तक अमेरिका में प्रो खोमैनी संगठन खड़े करने में शामिल रहे और जिनका नेटवर्क मेनासिस मस्जिद जैसी संस्थाओं के इर्द गिर्द केंद्रित है। साथ ही पहले के संबंध पोटोमैक के इस्लामिक एजुकेशन सेंटर और वॉशिंगटन डीसी में काम करने वाले ईरानी छात्र नेटवर्क से भी है। अब वही पारिस्थितिकी तंत्र अमेरिका में ईरान द्वारा निर्देशित एकमात्र ज्ञात हत्या से भी जुड़ा है, जब अली अकबर तबाताई को मैरीलैंड में दाऊद सलाहुद्दीन ने गोली मारी थी। सलाहुद्दीन नाहिदियन के नेटवर्क से जुड़े थे और वॉशिंगटन के एक ईरानी छात्र केंद्र से काम करते थे। फिर वे ईरान भाग गए, जहां वे आज भी हैं। अब मैनेसिस मस्जिद, जो उसी राह पर चल रही है, ने इस्लामी क्रांति से जुड़े कई कार्यक्रमों की मेजबानी की और शासन व नेतृत्व की छवियां प्रदर्शित की हैं। और कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने अब मृत आतंकवादी नेता अली खमैनी की याद में रमजान इफ्तार का आयोजन किया, जिन्हें उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे नेता कहा। दशकों बाद शासन का नेटवर्क और बड़ा है और मस्जिदों को उसी ढांचे से वित्त पोषित किया जा रहा है। शासन से जुड़े विचारों का प्रचार, जिसमें हमास का समर्थन, अमेरिकी नागरिकों के खून से सने IRGC नेताओं की प्रशंसा आदि शामिल है। यही है दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा। और इससे पहले कि कोई यहूदी विरोधी पागल ये कहना शुरू करे कि अच्छा, इजराइल का क्या वे अमेरिका में स्कूलों को फंड करते हैं? नहीं। और ये अमेरिका में यहूदी स्कूलों के बेहद महंगे होने के बावजूद है। इजराइल सरकार कोई समर्थन, सेवाएं या ब्रेन वॉशिंग नहीं करती, जैसा कि खुमैनीवाद के इस मौत के पंथ ने किया है और कई दशकों से करता आ रहा है। और अब चलिए मिशिगन पर नजर डालते हैं। डियरबॉर्न में लगभग 40% आबादी मुस्लिम है और असल में ज्यादातर शिया हैं। और यहाँ सिर्फ एक संस्था नहीं है, यहाँ मस्जिदों, स्कूलों, युवा कार्यक्रमों और मीडिया की घनी व्यवस्था है, जो एक दूसरे को मजबूत कर यहूदी विरोधी, अमेरिका विरोधी और आतंकवाद समर्थक विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी का सामान्य हिस्सा बना देती है। उदाहरण के लिए 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या हुई, जो सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों की मौत के जिम्मेदार कमांडर थे। मिशिगन में इस्लामिक सेंटर ऑफ अमेरिका ने श्रद्धांजलि सभा में कासिम सुलेमानी की प्रशंसा की। मौलवियों ने उन्हें इस्लाम के दुश्मनों, जिनमें अमेरिका भी है, में डर फैलाने वाला बताया। ये जनरल कौन था कि उनकी मौजूदगी ने उम्मीद जगाई। हाशिए पर पड़े लोगों और जो डरते थे उनके लिए, और इस्लाम के दुश्मनों, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नफरत और डर लेके आए। ये अमेरिकी संस्था सार्वजनिक रूप से उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रही है जो अमेरिकी सैनिकों की हत्या का जिम्मेदार है। पश्चिम की ओर फैलते हुए टेक्सास में ये मॉडल ह्यूस्टन, डैलस समेत कई मेट्रो क्षेत्रों में चल रहा है, जहां प्रमुख संस्थाएं पूर्णकालिक स्कूल, युवा नेटवर्क और आउटरीच कार्यक्रमों का समर्थन करती हैं। इस विचारधारा को ऐसी भाषा में अनुवादित करने के लिए डिजाइन किया गया है जो व्यापक अमेरिकी दर्शकों, जिनमें गैर मुस्लिम भी शामिल हैं, के साथ जुड़ सके। यही वो जगह है जहां शासन की कोशिशें सीधे आज जमीन पर दिख रही चीजों से जुड़ जाती हैं। शासन पश्चिम में सामाजिक विभाजनों की पहचान करने और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में बेहद प्रभावी है और पश्चिम की मानी जानी शिकायतों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है। अब ये कट्टरपंथी, वामपंथी और मुख्य धारा के समूहों से भी संबंध बना लेते हैं, जैसे इजराइल के मामले में मौका मिलते ही। IRGC और उसकी शाखाएं, सच कहूं तो, हाशिए पर पड़े समूहों को यह महसूस कराने में माहिर हैं कि उनके साझा लक्ष्य हैं, जबकि असल में अक्सर उनके लक्ष्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे LGBTQ आंदोलन, जो अचानक बिना समझे फिलिस्तीन का समर्थन करता है। आंकड़ों के अनुसार प्यू के मुताबिक फिलिस्तीनियों को यहूदियों से भी ज्यादा नफरत अगर किसी से है तो वो समलैंगिकों से है। हमने पहले भी देखा है और आज भी देख रहे हैं कि छात्र समूह शासन समर्थक प्रदर्शन करते हैं, जो इस्लामी गणराज्य और उसके आतंकी प्रतिनिधियों को प्रतिरोध के रूप में पेश करते हैं।
यहूदियों को सभी समस्याओं के लिए दोषी ठहराते हैं और कभी-कभी अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और अमेरिकी झंडे भी जलाते हैं, जैसे 7 अक्टूबर के बाद विरोधी इजराइल शिविरों में देखा गया। इस्लामिक गणराज्य किसी सामाजिक मुद्दे से खुद को जोड़ लेता है और उस मुद्दे पर गुस्से को कृत्रिम रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, खासकर मीडिया और सोशल मीडिया में, ताकि अमेरिकी संस्कृति और समाज के भीतर असंतोष को भड़काया जा सके। पिछले महीने एक IRGC बेस पर हमले में परिसर के स्कूल में दर्जनों बच्चों की मौत हुई थी, जिस पर अनुपातहीन रोष जताया गया। फिर भी जनता को ये जानकारी या समझ नहीं है कि इसी शासन ने हाल ही में विरोध के दौरान सैकड़ों ईरानी बच्चों की हत्या की थी। इस हफ्ते हम इसे फिर देख रहे हैं क्योंकि आर्थिक मुद्दे बातचीत पर हावी हैं और लोगों को इस तरह ढाला जा रहा है कि वे इंसानी जानों से ऊपर गैस की कीमतों को रखें। इसी कारण गलीबाफ जैसी हस्तियां सोशल मीडिया पर तेल की कीमतों को लेकर अमेरिका का मजाक बना रही हैं, जिससे पूरी ईरानी आबादी कटी हुई है। हाँ, इंटरनेट अभी भी बंद है। असल में शासन जानता है क्या असर करता है और क्या बांटता है। हमारे अमेरिकी कैंपसों में बड़ी समस्या है। इस हफ्ते स्वार्थमोर कैंपस की मुख्य घटनाओं पर नजर डालें। दोस्तों, छात्र खुलेआम हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहे हैं, जिसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है, और अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर तालियां बजा रहे हैं। सच में? मुफ्ती की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों का मामला नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे जानबूझकर दशकों में कई राज्यों में दर्जनों संस्थाओं के साथ लाखों डॉलर की फंडिंग और ईरान में एक अवैध आतंकवादी शासन से सीधे संबंधों के साथ बनाया गया है, और यही इसका अंतिम परिणाम है। एक नेटवर्क जो विचारों को संस्थानों के माध्यम से फैलाता है, सामुदायिक ढांचों के जरिए कट्टरता को सामान्य बनाता है और खुले समाजों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने ही खिलाफ मोड़ देता है। अब समय है कि हम, चाहे अमेरिकी हों या स्वतंत्रता, समानता और उदार मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोग, अपने मूल्यों के इस दुरुपयोग के खिलाफ जागें और उसका डटकर मुकाबला करें। ये स्पष्ट है कि हम पर हमला हो रहा है। मैं इस हफ्ते का एक उदाहरण देना चाहती हूँ जो साबित करता है कि हमने जिस विषय पर बात की वो क्यों महत्वपूर्ण है। इस हफ्ते इस्लामिक रिपब्लिक और US के बीच युद्ध विराम पर जो हुआ वो कूटनीतिक गलतफहमी नहीं है। ये उसी तरह के विघटन और कथा को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का एक ताज़ा उदाहरण है जिसकी हमने अभी बात की थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा करते हुए बातचीत के 10 बिंदुओं का उल्लेख किया, पर इस्लामिक रिपब्लिक ने लगभग तुरंत ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अपने मीडिया नेटवर्क के जरिए घटनाक्रम का अपना संस्करण लीक कर दिया। 10 बिंदुओं की सूची दुनिया के सामने ऐसे पेश की गई जैसे वे सहमति समझौते का हिस्सा हों, जबकि ये वे बिंदु नहीं थे जिन्हें मंजूरी मिली थी। और कई मामलों में इन बिंदुओं में से कुछ तो दोनों पक्षों के बीच किसी भी गंभीर बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे। ठीक समय पर पश्चिमी मीडिया ने तुरंत इसे उठा लिया, सार्वजनिक हस्तियों ने इसे उठा लिया, राजनेताओं ने भी इसे उठा लिया। अचानक एक वैश्विक चर्चा शुरू हो गई जो असल शर्तों पर नहीं थी, जिससे अमेरिका कमजोर दिखा, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप अपने युद्ध उद्देश्यों में असफल रहे। ये पूरी कोशिश एक साइऑप थी और वो भी कोई बहुत जटिल नहीं थी। ये अराजकता फैलाने, दोष को स्थानांतरित करने और पूरी दुनिया को इजराइल की निंदा करने के लिए उकसाने की एक छोटी सी कोशिश थी, जबकि इजराइल का इससे कोई लेना देना ही नहीं था। इस नकली ढांचे में उन्होंने मुख्य रूप से लेबनान को जोड़ा, खासकर ये विचार कि युद्ध विराम में इजराइल की लेबनान में कार्रवाई पर भी पाबंदी है। इस तथ्य के बावजूद कि इजराइल इन वार्ताओं का हिस्सा नहीं था और उससे इस बारे में कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया था। और फिर जहां तक मुझे पता है, लेबनान ईरान में नहीं है। अगर ईरान लेबनान की तरफ से बात कर रहा है तो वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है। यही असली समस्या है। एक बार ये विचार आया, बाकी सब उसी के बाद हुआ। लोग पूछ रहे हैं कि इजराइल उन शर्तों का उल्लंघन क्यों कर रहा है जो कभी थी ही नहीं, जबकि नेता संयम की अपील कर रहे हैं ऐसी शर्तों के आधार पर जिन पर सहमति ही नहीं थी। और पूरी बातचीत शासन से हटकर इजराइल पर आ जाती है, जो कि ठीक वही है जो शासन ने करने के लिए ये सब किया था। व्हाइट हाउस ने साफ किया कि ये 10 बिंदु किसी समझौते का हिस्सा नहीं थे और लेबनान युद्ध विराम में शामिल नहीं था। फिर शासन ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में संपत्तियां अनफ्रीज करने का दावा जोड़कर अपनी बात मजबूत की, जबकि सहमति नहीं बनी थी। लेकिन तब तक नैरेटिव पहले ही स्थापित हो चुका था।
बातचीत शुरू हुई, असफल रही। अब हम हॉर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर अगला चरण देख रहे हैं। अगर हमने नहीं सीखा तो सब फिर दोहराया जाएगा। और सच कहूं तो इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि कितने विश्व नेता बिना समझे ही शासन के साथ चल पड़े कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। कांग्रेस के सदस्य और यूरोपीय नेता खुलेआम लेबनान में युद्ध विराम की मांग कर रहे थे, बिना ये जाने कि शर्तें क्या थीं, कौन शामिल था या लेबनान में शुरुआत में ही संघर्ष क्यों था। कीर स्टार्मर, विदेश मंत्री येविट कूपर, इमैनुअल मैक्रोन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जैसे नेता सभी सामने आए। इजराइल से ये मांग की जा रही थी कि वो लेबनान में एक गैर मौजूद युद्ध विराम का सम्मान करे, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आतंकवादी तानाशाही इसकी मांग कर रही है। वही तानाशाही लेबनान पर शासन नहीं करती, उसका प्रतिनिधित्व नहीं करती, लेकिन हिजबुल्लाह के जरिए दशकों से लेबनान को कमजोर करती रही है। यहाँ आप इस्लामी शासन के उपनिवेशवाद को काम करते हुए देख सकते हैं। लेबनान में हम एक ऐसी व्यवस्था देखते हैं जहां एक विदेशी शक्ति ने बल, प्रॉक्सी गुटों और हिंसा के माध्यम से खुद को दूसरे देश में घुसा लिया है और उस देश के भीतर प्रभावी रूप से नियंत्रण की एक समानांतर संरचना बना ली है। अब उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के जरिए और यही काम सीरिया, इराक और यमन में भी किया है। हर मामले में नतीजा एक ही होता है। कमजोर सरकारें समाज को अस्थिर करती हैं और बीच में फंसी आबादी के दसियों हजार लोग मारे जाते हैं। अब दशकों तक ऐसा करने के बाद वे उम्मीद करते हैं कि उन्हीं देशों के बारे में होने वाली बातचीत में उन्हें एक वैध हितधारक के रूप में माना जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसमें साथ दे रहा है। दुनिया इस अंतर्राष्ट्रीय गुंडे को ऐसा करने क्यों दे रही है? इस शासन ने इन प्रॉक्सी युद्धों के जरिए समय के साथ क्षेत्र में किसी भी अन्य पक्ष की तुलना में ज्यादा मुसलमानों को मार डाला है। फिर भी मुकाबला करने का समय आने पर हम हिचकिचाहट, बहाने और ऐसे नेताओं को देखते हैं जो समस्याएं हल करने के बजाय टालने की चिंता करते हैं। और इसकी वजह बहुत ही साधारण है। यूरोप डरपोक है। वे हालात के बिगड़ने से डरते हैं और आर्थिक परिणामों से भी डरते हैं। वे अपनी घरेलू राजनीति से भी डरते हैं। इसी डर में वे बिल्कुल रीढ़हीन हो गए हैं। वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की रक्षा भी नहीं करेंगे, जबकि वे इस जलडमरू मध्य पर अमेरिका से कहीं ज्यादा निर्भर हैं। भले ही दुनिया की सबसे ताकतवर सेना वाला अमेरिका उनके साथ ऐसा करने को तैयार हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। वे इजराइल को बलि का बकरा बनाते हैं और उससे लेबनान से हटने की मांग करते हैं। ये सिर्फ अपने ही लोगों को निराश करना नहीं है, ये लेबनानी लोगों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ अन्याय है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह देश को नियंत्रित करे। हमने इस हफ्ते ये देखा जब इजराइल ने सीधे बातचीत के लिए सहमति दी और हिजबुल्लाह ने सरकार को धमकी देकर और इतनी अस्थिरता पैदा करके जवाब दिया कि लेबनान को पीछे हटना पड़ा। जब हमने बातचीत की बात की तो कुछ लोग बोले कि कूटनीति से क्या मिला और कुछ लोगों ने कहा कि युद्ध से क्या मिला। तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारे पास अब 1400 से ज्यादा शहीद हैं, 4000 से ज्यादा घायल हैं, हजारों भर तबाह हो गए हैं, 12 लाख से ज्यादा विस्थापित लोग मुश्किल हालात में जी रहे हैं। तो बताओ कौन सा बेहतर है? क्या हमें सब्र करना चाहिए था और बातचीत की तरफ जाना चाहिए था या फिर जंग की तरफ जाना चाहिए था? देखो, बातचीत कोई रियायत नहीं है और कूटनीति हार मानना नहीं है। अब जब हम बातचीत की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये दुख और ये खून खराबा रुके जिससे लेबनानी लोग परेशान हैं। क्या हमें हालात और खराब होने का इंतजार करना चाहिए फिर बात करें? बिल्कुल सही। तो लेबनानी सरकार जो इजराइल से कूटनीतिक हल के लिए बात करने को तैयार है, अब उसी को हिजबुल्लाह आलोचना कर रहा है और धमकी दे रहा है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। वे शांति के विरोध में लॉबिंग कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन्हें ही संरक्षण दे रहा है। एक आतंकी प्रॉक्सी जो लोकतंत्र और शांति को नुकसान पहुंचा रहा है, लेबनान में तख्ता पलट की धमकी दे रहा है। आप उसे और ताकतवर बना रहे हैं। यहाँ विडंबना ये है कि इजराइल ही एकमात्र है जो यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का काम उनके लिए करने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 1701 और 559 हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण और उसकी मौजूदगी को केवल लितानी नदी के उत्तर तक सीमित करते हैं। ये प्रस्ताव सालों से लागू हैं। इन्हें लागू कराने पर यूनिफिल और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर अरबों डॉलर खर्च हुए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हिजबुल्लाह अब भी हथियारबंद है, अब भी दक्षिण में मौजूद है और अब भी सक्रिय है। लेबनानी सेना ने बार बार ये साबित किया है कि वो हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने में असमर्थ है। इजराइल को ये करना पड़ेगा क्योंकि पिछले 40 दिनों में हिजबुल्लाह ने उस पर 6500 मिसाइलें दागी हैं।
तो जब इजराइल कार्रवाई करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के बाहर काम नहीं कर रहा है, वो उस खालीपन में काम कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने में विफलता के कारण बना है। लोग इजराइल पर युद्ध अपराधों का आरोप लगा रहे हैं बजाय इसे स्वीकार करने के। ये सिर्फ नीति की विफलता नहीं बल्कि एक सभ्यता की आत्महत्या जैसा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ हिस्से, कुछ रिपब्लिकन और यूरोप का एक बड़ा हिस्सा इसे रोकने में नाकाम ही नहीं बल्कि मदद भी कर रहे हैं। अगर हम इन सब से कुछ नहीं सीखते, अगर हम इस्लामिक रिपब्लिक को हमारी बहसों की शर्तें तय करने देते रहें, तो जब अगली बार ऐसा होगा और ऐसा फिर होगा तो हम वही सब कुछ दोबारा होते हुए देखेंगे। और इसी के साथ चलिए इस हफ्ते की अच्छी, बुरी और बदसूरत बातों पर आते हैं। शुरुआत बुरी बातों से करते हैं। इस हफ्ते कई बातें हैं, लेकिन मुझे एक व्यक्ति से शुरुआत करनी होगी क्योंकि ये इस समय हमारे सामने मौजूद अज्ञानता के स्तर को दर्शाता है। इस हफ्ते मेरी एक्सपर्ट टेनिस खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा से बहस हो गई, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब हम यहाँ हैं। और इसमें जो बात सबसे चौंकाने वाली थी वो सिर्फ ये नहीं थी कि वो गलत है, बल्कि ये थी कि वो जिस विषय को साफ तौर पर समझती भी नहीं है उस पर कितनी आत्मविश्वास के साथ गलत बोल रही थी। क्योंकि वो और कई लोग इस हफ्ते ये दोहरा रहे थे कि लेबनान में इजराइल के हमले युद्ध अपराध हैं और सैकड़ों आम नागरिक मारे गए हैं, जैसे ये साबित हो चुका हो। सिवाय इसके कि जब ये दावे किए जा रहे थे उस वक्त किसी के पास, यहाँ तक कि उनके पास भी, ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि कौन आम नागरिक है और कौन नहीं, क्योंकि लेबनान से जो आंकड़े आ रहे थे वो लड़ाकों और आम नागरिकों में फर्क नहीं करते थे। हम जानते हैं कि उन हमलों में करीब 254 लोग मारे गए, जिनमें इजराइल ने 180 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों की पुष्टि की है और खुद हिजबुल्लाह लगातार शहीदों के पोस्टर जारी कर रहा है, जिसका मतलब है कि आप लगभग 70% लड़ाकों का अनुपात देख रहे हैं उन हमलों में जिन्हें इजराइल ने शुरू नहीं किया था। इजराइल ने यह युद्ध शुरू नहीं किया था। ये युद्ध अपराध नहीं है, लेकिन मार्टिना जैसी लोगों की असली समस्या यही है और इसमें वो अकेली नहीं। लोग सिर्फ 20 सेकंड के किसी धमाके के वीडियो क्लिप देखकर युद्ध अपराध जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उन्हें ये सबसे बुनियादी समझ भी नहीं है कि असल में क्या चीज युद्ध अपराध बनाती है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि असली निशाना कौन था। आप नहीं जानते कि उस हमले के पीछे कौन सी जानकारी थी। आप नहीं जानते कि कौन कौन सी सावधानियां बरती गई थी। आप नहीं जानते कि क्या पहले से कोई चेतावनी दी गई थी या नहीं। आप नहीं जानते कि वो जगह दोहरे इस्तेमाल या सैन्य लक्ष्य थी। और इन ज्यादातर मामलों में जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं वे ये भी नहीं जानते कि कानूनी हमला और गैर कानूनी हमले में फर्क कैसे किया जाता है, जिसमें अनुपातिकता, भेद करने का सिद्धांत और उस हमले से मिलने वाला सैन्य लाभ जैसे सिद्धांत शामिल हैं। फिर भी लोग पूरी निश्चितता से पागलपन भरे कानूनी दावे कर रहे हैं, जो दिखावटी नैतिक आत्ममुग्धता है। हम जानते हैं कि जो लोग अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ बने हैं वे इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा अपने लोगों पर हुए अपराधों पर चुप रहे हैं। सामूहिक मृत्युदंड, बच्चों की हत्या और 40,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों का नरसंहार। जब इजराइल आतंकवादी संगठन पर कार्रवाई करता है तो सब अचानक वकील बन जाते हैं। यही सब कुछ साफ कर देता है। ये कानून या आम नागरिकों के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में है जो बिना वास्तव में समझे कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, नैतिक रूप से खुद को श्रेष्ठ महसूस करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में वे लोगों को गलत जानकारी देने के साथ साथ वही कहानियां मजबूत कर रहे हैं जो इस्लामिक रिपब्लिक चाहती है। नहीं मार्टिना, आप सोशल मीडिया क्लिप देखकर फोन से युद्ध अपराध घोषित नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होता। टेनिस पर ध्यान दें। जिहादी प्रचार आपको शोभा नहीं देता। अब इस हफ्ते की बदसूरत कहानी सुनने को तैयार हो जाएं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे देखना थोड़ा मुश्किल है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि स्पेन में जो हमने अभी देखा वो कोई सामान्य विरोध प्रदर्शन या भोंडेपन में की गई कोई हरकत नहीं था। ये बहुत लंबे और बहुत अंधेरे इतिहास की गूंज है। इस हफ्ते ईस्टर के उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक विशाल पुतला सड़कों पर घुमाया गया और ये सब इसी ईस्टर उत्सव के दौरान हुआ। फिर उसे भीड़ के सामने उड़ा दिया गया, जिसमें परिवार और बच्चे थे और लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे। अगर आपको लगता है कि ये सार्वजनिक फांसी जैसा लगता है तो आप गलत नहीं हैं, क्योंकि स्पेन में ऐसे तमाशे का इतिहास है। ये एक ऐसा देश है जहां 1391 में यहूदी समुदायों में पोग्रोम्स की लहरें चली, जिसमें हजारों यहूदियों को भीड़ द्वारा सड़कों पर मार डाला गया, ना तो चुपचाप, ना ही छुपकर, बल्कि सार्वजनिक रूप से और हिंसक तरीके से।
एक ऐसा देश जिसने बाद में स्पेनिश इंक्विजिशन बनाई, जहां यहूदियों और धर्मांतरित लोगों, जिन्हें कॉन्वर्सोस कहा जाता है, का शिकार किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और सार्वजनिक समारोहों में फांसी दी गई, जहां लोगों को भीड़ के सामने जिंदा जला दिया जाता था। ये एक ऐसा देश है जिसने 1492 में अलैम्ब्रा डिक्री जारी की, जिसने दसियों हजार यहूदियों को उनके घरों से निकाल दिया, उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन करने या मौत की धमकी के तहत देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। उस निष्कासन से पहले भी कई लोगों को हिंसा, नरसंहार और दबाव से जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, जिससे पूरे के पूरे समुदाय नष्ट हो गए। तो जब आप एक धार्मिक त्योहार के दौरान भीड़ को इकट्ठा होते हुए देखते हैं, जो दुनिया के एकमात्र यहूदी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले पुतले को सार्वजनिक रूप से नष्ट होते हुए देखती है, तो ये सब यूं ही नहीं होता। ये कुछ वैसा ही लगता है जैसा वहां पहले भी हो चुका है, और आज भी ये सब यूं ही नहीं हो रहा है। पेड्रो सांचेज के नेतृत्व में स्पेन ने यहूदी विरोध के नए दौर में प्रवेश किया, जहां इजराइल विरोधी बयानबाजी और भयानक हो गई, जहां सरकार की भाषा, मीडिया की प्रस्तुति और सार्वजनिक चर्चा ने वास्तव में ऐसा माहौल बना दिया है जहां इस तरह का तमाशा न सिर्फ संभव है बल्कि स्वीकार भी किया जा रहा है। ये बात लोगों का ध्यान आकर्षित करनी चाहिए। अब इस हफ्ते की अच्छी खबर जो इसी विषय से जुड़ी है। अमेरिकी सरकार ने इस्लामी शासन से जुड़े कई ईरानी नागरिकों के ग्रीन कार्ड आखिरकार रद्द कर दिए हैं। कुछ को संघीय एजेंटों ने गिरफ्तार कर आइस हिरासत में रखा है, जहां वे निर्वासन का सामना कर रहे हैं। सईद ईसा हशेमी, जो डाइवर्सिटी वीजा प्रोग्राम से ग्रीन कार्ड पाकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अमेरिका में रह रहे थे। हाशमी मासूमे इफ्तिकार के बेटे हैं, जिन्हें स्क्रीमिंग मैरी भी कहते हैं। वे 1979 में अमेरिकी दूतावास पर हमला करने वाले ईरानी छात्रों की अंग्रेजी प्रवक्ता थीं, जिन्होंने 52 अमेरिकियों को 444 दिन बंधक रखा था। स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार उन्होंने सिर्फ बंधक बनाने वालों का ही बचाव नहीं किया था, उन्होंने प्रोपेगेंडा तैयार करने और ऐसे इंटरव्यू कराने में मदद की जहां अमेरिकी बंधकों पर यह दावा करने के लिए दबाव डाला गया कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा था। असल में उन्हें एकांत कारावास में आंखों पर पट्टी बांधकर भूखा रखा गया, पीटा गया और नकली फांसी का सामना कराया गया। अब वो संकट का चेहरा बनकर अंतर्राष्ट्रीय टीवी पर उसका बचाव कर रही थी, उसे सही ठहरा रही थी और दुनिया के सामने उसका पक्ष घुमा फिराकर पेश कर रही थी। उनका बेटा कई सालों से अमेरिका में स्वतंत्र और कानूनी रूप से रह रहा है। आधुनिक इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए सबसे दर्दनाक हमलों में से एक की सबसे प्रमुख प्रचारक शख्सियतों में से एक के बेटे के रूप में वो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रीन कार्ड पर रह रहा है। इस हफ्ते मार्को रूबियो के कारण उस स्थिति का अंत हुआ और उसे हिरासत में ले लिया गया जब तक देश से बाहर नहीं निकाला जाता। ये कोई अकेला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले अमेरिकी अधिकारियों ने हमीदे सोलेमानी अफशार को भी गिरफ्तार किया, जो कासिम सोलेमानी की भतीजी हैं, जो IRGC के कमांडर थे और सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए जिम्मेदार थे। उनके साथ उनकी बेटी को भी हिरासत में लिया गया जब उनकी ग्रीन कार्ड रद्द कर दी गई। अब वो लॉस एंजलिस में रह रही थी, एक शानदार जीवन जी रही थी, लेकिन साथ ही खुलेआम शासन का समर्थन भी कर रही थी, यहाँ तक कि अमेरिकी धरती पर रहते हुए भी अमेरिकियों पर हुए हमलों की तारीफ कर रही थी। हाल के हफ्तों में ये कम से कम 5वां मामला है जब इस्लामिक रिपब्लिक या उसके करीबी नेटवर्क से जुड़े लोगों का स्टेटस रद्द किया गया या उन्हें अमेरिका में प्रवेश से रोका गया। उम्मीद है ये रुझान आगे भी रहेगा। और इसी के साथ इस हफ्ते के लिए एक्सेस ऑफ ट्रूथ का समापन करते हैं, लेकिन हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे और आपको इस क्षेत्र में वास्तव में क्या हो रहा है और इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ युद्ध किस तरह आकार ले रहा है, इसकी और कहानियां बताएंगे। हमेशा की तरह अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी कहानी है जिसे हमें कवर करना चाहिए, तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर एमिली के श्रेडर या इंस्टाग्राम पर एमिली इन टेल अवीव के नाम से संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले हफ्ते यहीं JNS पर एक्सेस ऑफ ट्रूथ में फिर मिलेंगे।